हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कीर्ति एंड आई एम फ्रॉम कीर्ति इंस्टीट्यूट। ये वीडियो मैंने हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैडम प्लीज रीडिंग एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। इस वीडियो में मैं ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट का जो सैंपल टेस्ट 1 है रीडिंग सब टेस्ट का उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ओईटी एक्चुअल एग्जाम में कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट रिपीट नहीं होती है या फिर पार्ट ऑफ टेस्ट जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो आप ये कोशिश करें कि ये पार्ट को सॉल्व करने के लिए कौन से स्किल्स जरूरी है। जैसे कि मैं पार्ट ए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें स्किमिंग और स्कैनिंग जरूरी है। तो स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। टेस्ट ना समझे, टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका समझे। अगर आप ऐसे मटेरियल्स को डाउनलोड करना चाहते हो जो रीडिंग का मटेरियल है या फिर कोई भी सब टेस्ट का मटेरियल अगर आप फ्रीली डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल ओईटी वेबसाइट पे जा सकते हो www.occupationalenglishTest.org। चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके और यहाँ पे मैं मेरी दो स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे रीडिंग सब टेस्ट जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, गिव मी सम टाइम प्लीज। Sorry for taking more time. Let's get started. ओके तो रीडिंग पार्ट ए में जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग करनी है। तो स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है? तो स्किमिंग जो है वो हम ऊपर ऊपर से कोई भी टेक्स्ट को देख लेते हैं। सुबह सुबह में टाइम नहीं होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, हम सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, सब हेडिंग्स पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। वैसे ही हमें करना है, यहाँ पे हमें हेडिंग्स पढ़ने हैं, सब हेडिंग्स पढ़ने हैं, एनी आई कैचिंग इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना है। और उसके अलावा हमें हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पे हेडिंग है फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस एंड स्प्रेन्स। तो फ्रैक्चर के यानी आपको पता है हड्डियों का टूटना, डिसलोकेशंस यानी अपनी जगह से फिसक जाना और स्प्रेन यानी कि मोच जाना। तो ये हेडिंग पढ़ने के बाद आपको ये समझना है कि चारों टेक्स्ट जो है वो यही टॉपिक के ऊपर रहेंगे, टेक्स्ट ए बी सी एंड डी। तो चलो हम स्किमिंग शुरू करते हैं। टेक्स्ट ए फ्रैक्चर्स, ओके, यहाँ पे डिसलोकेशन और स्प्रेन। मैंने क्या किया है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे कौन से इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर की डेफिनेशन हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, बीच में आता है बुलेट पॉइंट्स। तो मुझे देखना है कि इसका हेडिंग क्या है, ये बुलेट पॉइंट्स किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगी, क्लिनिकल फीचर्स आर आइदर क्लोज्ड और कंपाउंड। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्चर दिया है, क्लोज्ड या कंपाउंड। ठीक है, हम मूव करते हैं टेक्स्ट बी पे जहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर ऑफ लिम्स है, इमीडिएट मैनेजमेंट है, क्लिनिकल असेसमेंट है। उसमें भी हम थोड़ा सा नीचे देख ले तो ऑब्टेन कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री, परफॉर्म स्टैंडर्ड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन। तो असेसमेंट में क्या असेस करना है वो भी साथ में राइटर ने बताया है। यहाँ पे एग्जामिन तो क्या स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में वो डिटेल में है। फिर चेक वेदर, तो यहाँ पे अभी हमें चेक करना है कि कुछ तो है या नहीं है। ओके, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद मैनेजमेंट, उसमें भी अगर हम डिटेल देख लेते हैं तो स्प्लिंट, ओके, यहाँ पे एलिवेट द लिम्ब है, एडमिनिस्ट्रेट एनाल्जेसिया, कंसीडर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, एक्सरे। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से हमने देख लिया। जब हम स्किमिंग करते हैं टेक्स्ट ए और बी की तो हमें वापस एक बार जाके अपने ब्रेन को ट्रेन कर देना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के किस लोकेशन में दी है। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से जाना है वापस। टेक्स्ट ए में हमने फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्प्रेन की डेफिनेशन देखी है। टेक्स्ट बी में हमने मैनेजमेंट, अगर सिंपल फ्रैक्चर ऑफ लिम्स है तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा। क्लिनिकल असेसमेंट में हमें कौन सी चीजें देखनी है, हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी 2 टाइप की इंफॉर्मेशन दी है और लास्ट में उन्होंने मैनेजमेंट दिया है। आउट ऑफ 4 टेक्स्ट 1 विल बी द
विजुअल इमेज और यहाँ पे हम टेबल को देख सकते हैं। तो हमें हेडिंग देखना है और हेडिंग में हम देख सकते हैं आई कैचिंग इंफॉर्मेशन, IHW और MONPA। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑथोराइज्ड इंडिजीनियस हेल्थ वर्कर, मेडिकल ऑफिसर और नर्स प्रैक्टिशनर, इनको कुछ तो ड्रग थेरेपी के प्रोटोकॉल में इनका रोल है। यहाँ पे ड्रग में अच्छा है कि एक ही ड्रग दी है, मॉर्फिन दी है, यानी कि अगर हमारे टेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन मॉर्फिन के रिलेटेड आता है तो हम क्विकली टेक्स्ट सी पे मूव करके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। नीचे आ जाते हैं, यूज द लोअर एंड ऑफ डोज रेंज इन पेशेंट्स मोर देन 70 ईयर्स, अगर है तो क्या करना है, कंज्यूम मेडिसिन इंफॉर्मेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये सारी जो है वो टॉपिक्स है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर ले, क्योंकि जब आप वापस आएंगे आंसर ढूंढने के लिए, वापस टेक्स्ट में आएंगे, तब ये अंडरलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो ही आपकी मदद करेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपका आंसर कहाँ पे हो सकता है। तो हमें यूं ही यहाँ वहां नहीं ढूंढना है, लॉजिक के साथ अगर आप चलते हो, हर एक क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उसको पकड़ के चलते हो, सही टेक्निक यूज करते हो, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलो हम मूव करते हैं टेक्स्ट डी पे। यहाँ पे टेक्स्ट सी हमने देखा। अभी डी का जो हेडिंग है वो है टेक्निक फॉर प्लास्टर बैकस्लैब फॉर आर्म फ्रैक्चर्स, यूज सेम प्रिंसिपल्स फॉर लेग फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पे अगर आर्म फ्रैक्चर या लेग फ्रैक्चर्स है तो वो बैकस्लैब के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल्स दी है। तो यहाँ पे मेजर अ लेंथ ऑफ नॉन कंप्रेशन रैप कॉटन, मेजर अ लेंथ ऑफ प्लास्टर। तो ये सारी प्रोसीजर है, राइट, कि अगर फ्रैक्चर ऑफ लिम्ब है तो क्या करना चाहिए। तो हमें अभी पता चल गया कि भाई टेक्स्ट ए बी सी और डी में किस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी है। आप हाफ अ मिनट स्पेंड कर सकते हो एक टेक्स्ट को स्कीम करने के लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है टेक्स्ट की। ज्यादा लेंथ नहीं होती है, एक्चुअल एग्जाम में भी 2 पेजेस होते हैं जिसको आपको अच्छे से स्कीम करना है। अगर आप बिगिनर हो और आपको लगता है कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हो तो ठीक है, जब तक आप टेस्ट को समझ ना लो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ना लो तब तक ठीक है, आप ज्यादा टाइम लो। लेकिन ग्रेजुअली आप कोशिश करो कि 15 मिनट्स में आपका पार्ट ए खत्म हो जाए और आप एक्चुअल एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहो। Okay, let us move now to the question paper. ओके, क्वेश्चन बुकलेट को हमें बाद में ही देखना है, और अगर आपने अच्छे से स्कीमिंग की है तो फर्स्ट 7 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको आंसर्स बिना पढ़े वापस जाए बिना आपको मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आने लगेंगे। तो 1 to 7 में हमें करना क्या है, लेट अस रीड द इंस्ट्रक्शंस। For each question 1 to 7, decide whether text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once. In which text can you find information about 1 2 3 4 5 6 7? यानी कि आपको सिर्फ यही ढूंढना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन सी टेक्स्ट में है, राइट। आपको इसका आंसर नहीं देना है, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर नहीं देना है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट से बिलोंग करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर्स फॉर डिलीवरिंग पेन रिलीफ। पेन रिलीफ को डिलीवर करने की प्रोसीजर कौन सी है। तो हमने कहाँ पे पढ़ा था प्रोसीजर के बारे में, क्या आपको कुछ याद है? ओके, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ABCD। Okay, and procedures of delivering pain relief. Can you write your answers into the comment box, please? All right, that is right. Okay, we have seen the answer in C. Here you can see the morphine, which is pain relief, and it is very easy to connect with the answer C. The procedures to follow when splinting a fractured limb. तो हमने last में procedure पढ़ा है, right? के और यहाँ पे splint word use किया है, यहाँ पे backslab word use किया है, जो कि almost same है। तो आप इस तरह से जो उसका सिनोनिमस लैंग्वेज है, पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज है, उसको भी समझ के कोशिश करो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, व्हाट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेशेंट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि रिकॉर्ड क्या करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि कुछ तो रिकॉर्ड करने के लिए आएगा, या फिर वेदर ऐसा कुछ था कि कुछ है या नहीं। तो हमें प्रोबेबली आंसर बी लगता है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपको वापस जाना नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको अभी के लिए छोड़ दो। ओके, टाइम वेस्ट मत करो कि कहाँ पे आंसर है, कहाँ पे आंसर नहीं पता है, तो ठीक है इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आप ऑल 4 टेक्स्ट से ज्यादा फेमिलियराइज हो सकते हो, और लास्ट में अगर आप आंसर देने जाओगे तो ये काफी
सॉरी इजी हो जाएगा। तो ये थर्ड जो है उसका असेसमेंट के बारे में दिया है, यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, तो हमने कहाँ पे देखा था टर्म्स जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, तो अगर आपने स्कीम कर लिया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में बात है तो ए में है, यहाँ पे हमने क्लोज्ड एंड कंपाउंड फ्रैक्चर का जिक्र यहाँ पे किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, द प्रैक्टिशनर्स हु एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया, तो कौन से प्रैक्टिशनर्स है, तो हमने वो जो कैपिटल लेटर्स MOIHW ओके नर्स प्रैक्टिशनर NP पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो ये हमने पढ़ा था टेक्स्ट सी में, तो आप सीधा आ जाओगे और आंसर लिख दोगे सी। व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चेकिंग एन इंजरी, तो इंजरी के लिए क्या चेक करना है, तो वेदर ये एक टर्म है जो कि हमें बार बार बताता है कि क्या असेसमेंट करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, तो फिर ये हो गया पार्ट बी में, तो टेक्स्ट बी, यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। हाउ फ्रैक्चर्स कैन बी कॉज्ड, फ्रैक्चर कैसे होता है, तो ये तो यार इंफॉर्मेशन कहीं पे हमने ज्यादातर देखी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्चर में हम देखते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजुरी, ट्विस्टिंग, वायलेंट बोन्स, क्लिनिकली फ्रैक्चर, तो ये एक है कि शायद कैसे होता है, तो ट्विस्टिंग से ओके या वायलेंस टू बोन्स या कोई भी इंजुरी है तो इससे फ्रैक्चर हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप डिटेल में देख सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अगर आप अनश्योर है तो ये बेटर रहेगा कि अभी के लिए आप छोड़ दो और आगे बढ़ते चलो, लास्ट में जब टाइम है तो वापस आके आप गेस करके लिख सकते हो। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 to 14। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टेक्स्ट को हेडिंग देना है, तो यहाँ पे आपने अगर स्कीमिंग अच्छे से की है तो आपको स्कैनिंग करना ही नहीं पड़ेगा, 1 to 7 क्वेश्चंस के आंसर तो आप फटाफट दे सकते हो। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नंबर 8 से शुरू करना पसंद करते हैं, ठीक है, ये आपकी कन्वीनियंसी है, आपको जैसे भी सही तरीका लगे और जैसे भी आपको सही आंसर ज्यादा आते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जो टेक्निक है, मेथड है, वो 1 से शुरू करने की है तो आप वहीं से शुरू करो। अगर आपको 8 से शुरू करना है ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 15 मिनट्स आपके पास है इन टोटल। Okay, let us start with question number 8. What should be used to elevate a patient's fractured leg? तो यहाँ पे पहले मुझे कीवर्ड ढूंढना है कि मेरा कीवर्ड क्या है ये क्वेश्चन का। तो what should be used, किसका यूज करना चाहिए, तो it is about the use, कब, तो पेशेंट्स का फ्रैक्चर हुआ लिम्ब का तब, लेग में, तो हमने इंफॉर्मेशन सी में ऐसी पढ़ी थी कि जहाँ पे लिम्ब की बात की है, sorry not in a C, but here in a B, okay, जहाँ पे आर्म और लेग ऐसी दोनों की बात हुई है, यहाँ पे आर्म फ्रैक्चर से और लेग फ्रैक्चर से, लेकिन अगर हम डीप में जाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी क्या रखना चाहिए ये नहीं है, ये बैक स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है यहाँ पे है यस, एंड आवर आंसर इज हियर वी शुड यूज अ पिलो। ओके, तो आंसर जो आपका है उसको प्रेफर करो कि आर्टिकल के साथ ले लो, अ पिलो है तो अ पिलो लिखो। ध्यान रहे कि रीडिंग में अगर आप स्पेलिंग एरर करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, तो आप उसको प्रॉपरली कॉपी करिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन में हम जाते हैं, तो इसका 8 का आंसर है अपिलो। तो मैंने टेक्निक क्या यूज की है कि क्वेश्चन पढ़ के उसका जो कीवर्ड है उसको ढूंढा, और यहाँ पे एलिवेट अ पेशेंट्स फ्रैक्चर्ड लेग, अगर लिम्ब के बारे में था तो मैंने सोचा कि शायद डी में हो सकता है, लेकिन वहां पे प्रोसीजर्स थी बैक स्लैब की तो वहां पे नहीं आया, तो हो सकता है कि आंसर बी में है क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वहां पे हमने थोड़ा ऊपर से देखा तो हमें तुरंत आंसर मिल गया। तो पहले कीवर्ड ढूंढो, उसके बाद राइट लोकेशन, टेक्स्ट बी हमें सही लगता है तो ठीक है बी में जाओ, फिर बी में भी हमें यहाँ वहां नहीं ढूंढना है, हमें पता होना चाहिए कि ये क्लिनिकल असेसमेंट की बात नहीं है, इमीडिएट मैनेजमेंट की बात नहीं है, तो ये बाद में जो मैनेजमेंट है वहीं पे मेरा आंसर हो सकता है। तो पूरा टेक्स्ट को फिर से स्किम करके या स्कैन करके उसका आंसर देने की कोशिश ना करें, आप सोचिए कि आंसर कहाँ पे किस पार्ट में हो सकता है,
किस टेक्स्ट में हो सकता है, उसके बाद अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ मॉर्फिन पर किलो ऑफ अ पेशेंट्स वेट दैट कैन बी गिवन यूजिंग द इंट्रामस्कुलर रूट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम डोज और मॉर्फिन है तो डेफिनेटली हम सी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सी में मॉर्फिन है, मैक्सिमम डोज की बात की है लेकिन पर किलो की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एडल्ट डोज ओनली, यहाँ पे भी एडल्ट डोज ओनली, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो 0.1 to 0.2 mg पर kg टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 mg। तो ये मैक्सिमम यानी कि टोटल जो डोज होता है उसका मैक्सिमम 10 mg होना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो भी पर kg पर किलोग्राम के बारे में पूछ रहा है, तो हम 0.2 mg हमारा आंसर लिखेंगे। मैक्सिमम 0.1 नहीं लिखना है, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 0.2 mg होना चाहिए। kg ऑलरेडी दिया है किलो, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच पार्ट्स ऑफ अ लिम्ब मे नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। तो यहाँ पे हमने बैक स्लैप पढ़ा था, तो ये पैडिंग के बारे में था, तो हम वहां पे चल के देखते हैं कि हमारा आंसर शायद यहाँ पे होगा, विच पार्ट ऑफ अ लिम्ब मे नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। तो क्या यहाँ पे कुछ दिया है? यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा पैडिंग कैन बी प्लेस्ड ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस इफ एप्लीकेबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोनी प्रोमिनेंसेस। ओके, और आप देख सकते हो कि काफी सिनोनिमस लैंग्वेज है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज है कि एक्स्ट्रा पैडिंग कैन बी प्लेस्ड ओवर, तो ये हमें सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए बार बार देखना होगा। 11th क्वेश्चन पे हम जाते हैं, व्हाट शुड बी यूज्ड टू ट्रीट अ पेशेंट हु सफर्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमने कहीं पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो शायद ध्यान में नहीं होगा क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। और रीडिंग पार्ट ए में एक क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जो बाकी के क्वेश्चन से कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको उस वक्त के लिए छोड़ दो, लास्ट में उसको अप्रोच करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी यूज्ड टू ट्रीट। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है आंसर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज अ रेयर एंड इट शुड गिव नैलोक्सोन। So your answer, sorry, is naloxone. Okay, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा naloxone. What should be used to cover a freshly applied plaster back slab? तो फ्रेशली अप्लाइड प्लास्टर बैक स्लैब की बात है, तो वापस से हम डी में जाएंगे। ओके, और क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लगाना चाहिए, चलो ढूंढते हैं। हाँ, लास्ट है रैप क्रेप बैंडेज फॉर्मली अराउंड प्लास्टर बैक स्लैब। तो एक बार लगा दिया हमने, ये प्रोसीजर है कि कैसे लगाना है, तो लगा दिया तो उसके बाद हमें क्रेप बैंडेज हमें फॉर्मली लगाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेप बैंडेज। ओके, तो आगे चलो बढ़ते हैं 13 पे, व्हाट एनाल्जेसिक शुड बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज एलर्जिक टू मॉर्फिन। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? ओके, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट में होगी। ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन में तो सिर्फ मॉर्फिन के बारे में बताया, अगर वहां पे एलर्जिक हो तो क्या यूज करना चाहिए वो अगले मैनेजमेंट में ही हो सकता है। तो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया टू पेशेंट्स इन सीवियर पेन, इफ नॉट एलर्जिक गिव मॉर्फिन, प्रेफरेबल इफ एलर्जिक टू मॉर्फिन यूज फेंटेनाइल। सो योर आंसर इज फेंटेनाइल फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, 14, what condition might a patient have if severe pain persists after splinting, elevation and repeated analgesia? तो कौन सी कंडीशन हो सकती है अगर स्प्लिंट के बाद पेशेंट को एलिवेशन, स्प्लिंटिंग, एलिवेशन और रिपीटेड एनाल्जेसिया है, उसके बाद पेशेंट को सीवियर पेन है, तो क्या हो सकता है? तो ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो यहीं पे हम ढूंढेंगे कंसिडर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो कंडीशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, वेयर द पेन इज सीवियर एंड unrelieved by splinting and elevation or 2 doses of analgesic. So you can see that a very clear language is used to give you confirm answer. आप ऐसे आंसर्स अगर देते हो तो आप लास्ट में बोल सकते हो कि मैडम मेरे पार्ट ए में तो 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट ही होंगे, क्योंकि आपने बहुत ही कॉन्शियसली इसको अटेम्प्ट किया है एंड यू आर डूइंग वेरी वेल।
लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 जहाँ पे ब्लैंक्स है, गैप्स है, गैप फिलिंग है। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। सेम मेथड है कि आप पहले तो कीवर्ड्स को ढूंढो, कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद सही टेक्स्ट के बारे में सोचो कि आंसर कहाँ पे हो सकता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट के प्रेशर में करते हो तो शायद आपको आंसर नहीं मिलेगा इतना जल्दी, लेकिन एक बार आपने टेस्ट खत्म कर ली उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आपको आंसर शायद तुरंत मिलते हैं। तो ठीक है, आप पहला टेस्ट जो कर रहे हो उसको विदाउट टाइम मैनेजमेंट कीजिए, लेकिन बाद में उसको स्पीड अप करने की कोशिश करें। Question number 15 is falling on an outstretched hand is a typical cause of a dash of the elbow. ओके तो ये जो आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने की वजह से जो टिपिकल फ्रैक्चर जो होता है उसका टिपिकल कॉज क्या है। ओके तो ये कॉजेस के बारे में पूछ रहा है, तो ये शायद हो सकता है हमारे पार्ट ए में, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कहीं पे भी फ्रैक्चर के बारे में इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रैक्चर्स ऑफन ऑकर फॉलोइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी, ट्विस्टिंग वायलेंस टू बोन्स, क्लिनिकल फ्रैक्चर्स आर आइदर क्लोज्ड या फिर कंपाउंड। ओके तो यहाँ पे तो जो फ्रैक्चर्स की इंफॉर्मेशन है, हाँ यहाँ पे डिसलोकेशन में है, एल्बो डिसलोकेशन आफ्टर फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ओके तो ये डिसलोकेशन की बात है। ओके फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज अ टिपिकल कॉज ऑफ अ डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं था, खामखा मैं भी डाइवर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, लेकिन ये गिरने के बाद ये पूछ रहा है कि गिरने के बाद जो टिपिकल कॉज ऑफ अ डैश ऑफ अ एल्बो, तो ये कॉज की जो बात थी, तो ये कॉज वर्ड के ऊपर से मैंने थिंक किया कि ये जो आंसर है वो पार्ट ए में हो सकता है। Question number 16, upper limb fractures should be elevated by means of a dash. तो upper limb का अगर फ्रैक्चर है तो उसको कहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने लेग का ढूंढा था और अपीलो किया था, उसी के लाइन में उन्होंने आर्म की भी बात की है, अ स्लिंग फॉर आर्म इंजुरीज एंड अ पिलो फॉर लेग इंजुरीज। सो यहाँ पे जो आंसर है वो अ स्लिंग है। ओके और आर्टिकल ऑलरेडी दे दिया है तो हम सिर्फ स्लिंग एज एन आंसर लिखेंगे। Make sure that the patient isn't wearing any dash on the part of the body where the प्लास्टर बैक स्लैब इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे फिर से हमें एक हिंट दी है प्लास्टर बैक स्लैब की, तो हम तुरंत ही टेक्स्ट डी में मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट शुड बी रिमूव्ड ऐसी कुछ बात है, तो यहाँ पे एंश्योर एनी ज्वेलरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंजर्ड लिम्ब, तो हमारा आंसर आ जाएगा ज्वेलरी। ओके सो पेशेंट इजंट वेयरिंग एनी ऑलरेडी दे दिया है, तो आंसर में से कॉपी करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि जो चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है उसको रिपीट ना करें, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोकेशन ढूंढ के भी आंसर रॉन्ग ना करें, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सिर्फ ज्वेलरी आपको लिखना है। नंबर 18 इज चेक टू सी वेदर सोलन लिम्स आर डैश और इंक्रीजिंग इन साइज। तो चेक करना है ना, तो चेक कहाँ पे करने के लिए बताया है कि क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, वो असेसमेंट में था। ओके तो यहाँ पे द लिम्ब इफ swollen इज थ्रॉबिंग और गेटिंग बिगर यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग इन साइज इज गेटिंग बिगर। सो हियर swollen limbs are dash, so swollen limbs are throbbing, राइट। सो अवर आंसर विल बी थ्रॉबिंग। swollen ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे आर ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रॉबिंग। इन अ प्लास्टर बैक स्लैब देयर इज अ लेयर ऑफ डैश क्लोजेस्ट टू द स्किन, तो कौन सा लेयर है जो कि स्किन से क्लोजेस्ट है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, मेजर अ लेंथ ऑफ नॉन कंप्रेशन cotton stockinets from halfway up the middle finger to just below the elbow width should be 2 to 3 centimeter more than the width of the distal forearm। तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, लेकिन पहले क्या आएगा, स्किन के ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नॉन कंप्रेशन कॉटन स्टॉकिंग,
स्टॉकिनेट। तो ये आप पूरा लिख सकते हो। मैं आपको सजेशन ये दूंगी, क्योंकि कई बार जो एडजेक्टिव्स होते हैं या एडवर्ब होते हैं वो ऑप्शनल रहते हैं, ब्रैकेट में रहते हैं आंसर्स में, आंसर की में आप देख सकते हो। तो जो ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑप्शनल होती है, आप लिखो या नहीं लिखो चलता है। लेकिन मैं आपको सजेशन देती हूँ कि अगर आपके आंसर के आगे कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसको ले लो एज एन आंसर, तो गलत तो नहीं होगा एटलीस्ट। सो नॉन कंप्रेशन कॉटन स्टॉकिनेट्स ये पूरा आंसर है, अगर आप स्टॉकिनेट लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। 20 number patients age dash and over shouldn't be given the higher dosage of pain relief। तो पेन रिलीफ है, अगेन हम जाएंगे टेक्स्ट सी पे, क्योंकि मॉर्फिन है जो पेन रिलीफ है। और यहाँ पे ओवर पेशेंट एज्ड डैश एंड ओवर शुडंट बी गिवन, तो यहाँ पे नंबर 70 years दिया है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन और इक्विवेलेंट टू 70 years। सो पेशेंट्स एज्ड 70 एंड ओवर शुडंट बी यूज्ड हायर डोज, और यहाँ पे यूज द लोअर end of dose range in patients more than or is equal to 70 years। तो हमारा आंसर हो जाएगा 70। ओके, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे टेस्ट में आगे बढ़ना है। और अगर लास्ट में कोई आंसर छूट गया है तो वापस आके आप ढूंढ के आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने हिंदी में बनाया है ऑन रिक्वेस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। और अगर आपको चाहिए कि पार्ट बी और सी का भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में हो जाए तो आपको एक थम्स अप देना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे तो मुझे काफी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।